Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today in this video we are going to take the solution chapter for quick revision और आपकी वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीजें मिलने वाली हैं क्योंकि मैं बड़ी सारी ट्रिक्स बताऊंगी, यूनिट्स की कन्वर्जन्स बताऊंगी और दिस चैप्टर इज वेरी वेरी स्कोरिंग. एवरी टाइम 3 to 4 नंबर पेपर इज रिपीटिंग फ्रॉम सोल्यूशन चैप्टर और ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है. जिनको न्यूमेरिकल से मुश्किल लगते हैं बहुत बच्चे इसको छोड़ जाते हैं, बट दिस इज द वेरी वेरी स्कोरिंग पेपर क्योंकि 3-4 नंबर का पेपर यहाँ से आता है और सीधा एक्सप्रेशन में अपने वैल्यू पुट करनी होती है. तो आपकी वीडियो, आज वाली जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो एंड तक देखें. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है मेरे से पढ़ के आपकी नॉलेज में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है तो प्लीज मेरे को फीडबैक जरूर देके जाएं. तो लेट अस स्टार्ट. ठीक है, पहला है हमारे पास सोल्यूशन. सोल्यूशन होता क्या है? एज चैप्टर नेम सोल्यूशन. सोल्यूशन होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. दोनों चीजें मिलके हमारे पास क्या बनाती हैं? सोल्यूशन. अब बात आती है कि हमें क्या पता चलेगा कि सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? जिसकी हमारे पास लेसर अमाउंट होती है वो होता है सोल्यूट और जिसकी हमारे पास ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होती है दैट इज सॉल्वेंट. बिकॉज अगर सपोज करो मैं बोलूं 50 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 100 ml of water, तो यहाँ पे देखो किसकी अमाउंट ज्यादा है? ऑब्वियसली वाटर की अमाउंट ज्यादा है, तो हम ये बोलेंगे कि दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सोल्यूट. राइट नाउ डिपेंडिंग अपॉन दीज टू कंस्टिट्यूएंट्स हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कितने तरह का हो सकता है. देखो अगर तो 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इफ इट इज हैविंग 2 कंपोनेंट्स, 2 सब्सटेंस, तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सोल्यूशन. वी कॉल दिस एज अ बाइनरी सोल्यूशन. ठीक है, तो बट सिमिलरली यहाँ पे हम टर्नरी एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशंस भी टर्म यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट से बना हुआ हो और अगर 4 कंपोनेंट मिक्स हैं कहीं पे तो दिस इज नोन एज क्वाटरनरी सॉल्यूशन. ओके, तो सॉल्यूशन जो हमारे पास है मे बी रिगार्डेड एज अ सिंगल फेज कंटेनिंग मोर देन 1 कंपोनेंट. ठीक है, दैट इज अ सिंगल फेज कंटेनिंग मोर देन 1 कंपोनेंट. नाउ मास परसेंटेज. अब मास परसेंटेज क्या होती है? इट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. अब डेफिनेशंस मैं नहीं रिपीट करूंगी बिकॉज ये लिख दी है, किसी ने नोट डाउन करनी हो तो इट इज योर विश, बट वी आर जस्ट फोकसिंग अपॉन द न्यूमेरिकल पार्ट. तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. और इन दोनों टर्म्स को हम मास फ्रैक्शन भी बोलते हैं. जैसे हमारे पास मोल फ्रैक्शन होती है ना, तो मोल फ्रैक्शन इज अ सेपरेट थिंग, इस चीज को हम दोनों को मास फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं. तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट. अब सोल्यूशन का मास किसके बराबर है? ऑब्वियसली सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, क्योंकि ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से तो बनके मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन है हमारा मास ऑफ सोल्यूशन, देखो मास ऑफ सोल्यूशन हम ऐसे लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास ऑफ सोल्यूशन अगर मैंने यहाँ से निकालना हो तो इट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो नया एक्सप्रेशन यहाँ से जो बन सकता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. तो सी 3 काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस वी आर गेटिंग हियर. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम न्यूमेरिकल. See, whenever we are having this kind of things, suppose 10 gram solution of sugar या 10 gram 10% of glucose in water. ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिया गया हो तो इसका मतलब क्या है? न्यूमेरिकल में हम इन टर्म्स को कैसे यूज करते हैं? तो परसेंटेज दी है तो इट इज मास परसेंटेज. ठीक है, तो हम मास परसेंटेज है ये. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट 10 ग्राम ऑफ शुगर, 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, अगर 10% शुगर का है तो 10% किसका है? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन का. तो इसका मतलब अगर मैं सॉल्वेंट पूछूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं 10 ग्राम ऑफ शुगर dissolved in 90 ग्राम ऑफ
90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सिर्फ देयर इज वन थिंग, सपोज करो कई बार ना पेपर में अगर आपको एक्सपेरिमेंट याद है तो हम लोग कैसे सोल्यूशन प्रिपेयर करते थे, यहाँ ना एक मार्क होता है हमारे पास, मान लो यहाँ पे 100 ml लिख दिया मैंने, तो अगर मैंने 10 ग्राम यहाँ पे शुगर डाल ली है, ठीक है, तो मैंने 100 ml आपको बोला कि सोल्यूशन प्रिपेयर करो, तो 100 ml सोल्यूशन प्रिपेयर का मतलब ये है कि 10 ग्राम तो इसका पहले से ही था, आपने इस मार्क तक इसको लेके आना है सोल्यूशन को, सो दैट इट बिकम्स 100 ml। ऐसा नहीं कि 100 पानी डालोगे तो इसका सोल्यूशन, वो तो 110 हो जाएगा, तो इसका मतलब 90 ग्राम हमें पानी लेना पड़ेगा या एनी सॉल्वेंट वी हैव टू टेक, सो दैट इन दोनों के मिक्सचर से 100 ml यहाँ मार्क तक हम इसको पूरा कर सकें। तो सिमिलरली 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, इट मीन्स यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, और वी कैन से 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो इट मीन्स, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। नाउ सेकेंड पार्ट इज वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, परसेंट बाय वॉल्यूम या लिख दो वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, वॉल्यूम परसेंट। तो इसका सेम ही है जैसे हमने मास का किया है, तो इसका क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास, वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या है, सल्यूट जो उसको घोल रहे हो जिसमें, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मास की जगह जस्ट वॉल्यूम मैंने लिख दिया, इनटू 100, राइट। तो दिस इज द सेकेंड term in which we can represent the concentration. Next is mass by volume. As the name indicates, the mass of solute in 100 ml of solution is known as m by v percentage. और इसको आप कैसे लिख सकते हो, मास पहले है सेम वैसे ही जो हमने पहले टू किए हैं, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, बट अगर न्यूमेरिकल में लीटर नहीं दिया, ml दिया है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 1000, ओके। और अगर आपको ध्यान हो एक्सपेरिमेंट जैसे आप बीएससी में करते थे, तो हमारे पास ग्राम पर लीटर, जब भी हमारे पास टाइट्रेशन के बाद ये यूनिट आती थी, तो हम उसको स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन से डिनोट करते थे, ग्राम पर लीटर, इट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज पार्ट्स पर मिलियन, जिसमें हम कंसंट्रेशन को डाल सकते हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन एंड इनटू 10⁻⁶, ओके। तो दिस टर्म इज यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट, और लगा लो कि जितना भी हमने एयर पोल्यूशन हो गया उस सिटीज में नोट करते हैं, तो वो पार्ट्स पर मिलियन की टर्म में उसको लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई न्यूमेरिकल आता है 10 ppm ऑफ SO2 इन द एयर, तो it means 10 ml of SO2 it is present in 10⁶ ml of air. Please take care of this thing because यहाँ हमें पता नहीं होता कि इसको ml में डालना हो तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज रिटन बाय x, ओके, इसको x भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है बुक्स में। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन सपोज देयर इज वन और another component, ठीक है, A and B are two components, A is having NA number of moles and B has NB number of moles। तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें A की निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी कंपोनेंट हैं जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स हमने ऊपर रख लिए, बाकी टोटल जो है वो हमने नीचे वाली साइड में रखा। तो XB अगर निकालना है तो इट इज NB divided by Na plus Nb, and always take care of one thing which is very very important, Xa plus Xb, the mole fraction of all the components in the solution is equal to 1, and this is very important relationship because some numericals can be asked from this chapter, okay। तो next जो है हमारे पास मोलैलिटी। नाउ मोलैलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोलैलिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, मीन्स आगे हम हर जगह लिखते हैं पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, बट यहाँ पे जो वेट लेना है इन द केजी लेना है आपने। तो MB अगर मैं मान लूं कि जो WB है वो वेट है मेरा सोल्यूट का, MB इट इज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको सिखाए हुए हैं वीडियो में, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो कैन आई प्लेस नंबर ऑफ मोल्स विद दीज टू टर्म्स, ओके, इनटू 1000,
ठीक है, एंड दिस इज WA, इट इज द मास ऑफ solvent. So this is molality. Now see, there is one important relationship between the molality and mole fraction. कैसे? जैसे हमें पता है मोल फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ दी रिएक्टेंट्स, ठीक है, जो भी हमारे पास रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर x A का है तो ये है, अगर x B है सपोज करो, तो वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इफ आई डिवाइड XB बाय XA, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो व्हाट आई गॉट, वी आर गेटिंग N बाय N, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू। सी, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास, अगर आपको मैं अच्छे से इसको समझाना हो तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जैसे WBWA जो हमने माना था पिछले मोलैलिटी की टर्म्स में, तो वैसे ही आप लिखो, जैसे WB आपने लिखा था सल्यूट था, ठीक है, सल्यूट का ये वेट था। WA क्या था हमारे पास, सॉल्वेंट का था। सेम मैं यहाँ पे अगर लिखूं NB, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और अगर सॉल्वेंट की बात की जाए तो Na लिख लो, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो अगर मैं यहाँ से XA निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगी, Na बाय Na प्लस NB, ओके। तो XB अगर मैंने कैलकुलेट करना है तो इट इज NB बाय Na प्लस NB, राइट। तो अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, XB बाय XA कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म कट हो जाएगी एंड वी आर गेटिंग NB बाय Na, एंड दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ द सल्यूट, सल्यूट के मोल हैं डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट के मोल, ठीक है। तो मोल अगर ये है, तो अगर आपने यहाँ पे टर्म रिप्लेस करनी है विद गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, अगेन इट इज WB बाय MB डिवाइडेड बाय WA इंटू MA। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज, ठीक है। तो यहाँ पे जर्नल टर्म से मैंने इसको लिखने की कोशिश की थी, बट आई थिंक दिस इज नाउ क्लैरिफाइएबल इन योर माइंड कि इसको कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो चीजें ना, फॉर्मूले याद करने हैं आपने तभी आपका पेपर होगा। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद तो इस पेपर में से, इस चैप्टर में से आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बिना काम नहीं चलेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट टर्म यहाँ पे जो है, जो याद करने वाली है, एक है कि यहाँ पे अगर हम वेट किस में ले रहे हैं, केजी में, ठीक है, ध्यान देना, वेट हम इसमें केजी में ले रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं इसके बाद लिख रही हूँ मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो अगर मोलैरिटी को लिखना हो, हम कैपिटल M से लिखते हैं, उसको मैंने स्मॉल m से लिखा था मोलैलिटी को, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्या लिखूंगी मैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये लीटर में होना चाहिए, बट अगेन अगर ml में दिया गया है आपको सपोज, ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, अगर ये ml में है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000, राइट। बट अगर आपसे यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच टर्म इज बेटर, मोलैलिटी बेटर है या मोलैरिटी, विच वन इज बेटर, सी वन थिंग इन दिस, वी आर टेकिंग द जो हमने सोल्यूशन लिया था, हमने उसको वेट में लिया था, यहाँ पे हम वॉल्यूम ले रहे हैं। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है, बट कैन वी चेंज मास, नो वी कांट चेंज मास, मास फिक्स रहता है हमेशा। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि विच टर्म इज बेटर कंसंट्रेशन टर्म, तो मोलैलिटी इज द बेस्ट टर्म टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन, बिकॉज यहाँ पे जो मास है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पेपर्स में पूछा गया है, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, कि विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, कौन सी टर्म ऐसी है जो टेम्परेचर के चेंज से इफेक्ट नहीं होती, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी। तो चार ऑप्शन जैसे दिए होंगे, तो मोलैलिटी जो है दैट इज द बेस्ट, और उसको स्मॉल m से लिखा होगा, जल्दी जल्दी में कैपिटल M पे टिक नहीं मारना, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
नेक्स्ट इज द यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी की यूनिट्स होंगी मोल पर लीटर, ठीक है, या फिर मोल डीएम माइनस क्यूब। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। नाउ देयर इज अ इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट is happening when there is a dilution in the solution। कोई solution है, वहां पे उन्होंने उसको पानी डाल दिया, dilute कर दिया, तो molarity के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो this is the equation m1v1 is equal to m2v2। बिफोर डिल्यूशन दीज आर टू टर्म्स, आफ्टर डिल्यूशन जो मोलैरिटी चेंज होगी या वॉल्यूम चेंज होगा, आपने इसको फिल करना है। तो अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से 3 टर्म्स आपको दी हुई हो सकती हैं और फोर्थ वन आपने कैलकुलेट करनी है, राइट। नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, दोनों के बीच में डिफरेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। 1/m equal to density upon molarity minus mb, mb means molecular mass of solute, and it is divided by 1000। so this is the relationship and by which you can calculate any of one of these terms, ठीक है। Suppose we are getting the 3 terms in the numerical and we have to calculate the fourth one, then you have to substitute the 3 values and you can find out the fourth one, okay। so these relationships are very very important। Next term for expressing the concentration is normality। it is written by capital N and it is equal to number of gram equivalents, okay, gram equivalent, which is also written as GE in the numericals, divided by volume of solution in liter। और अगर ml में दिया हो, you have to multiply with 1000। तो normality into volume of solution is equal to gram equivalent of the solute। तो अगर इक्विवेलेंट वेट आपको निकालने के लिए पूछा गया हो तो इट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर का क्या मतलब है? सपोज करो आई एम हैविंग HCl, तो वो कितने H पॉजिटिव दे सकता है? इट इज गिविंग 1, तो इट इज हैविंग 1। वैलेंसी फैक्टर भी कई बार लिखा हो सकता है, या यहाँ पे हमारे पास कई कई बुक्स में इसको चार्ज से भी डिनोट किया हो सकता है कि अगर कोई आयन है तो कितने चार्ज उसके ऊपर है और उसको आपने डिवाइड कर देना है, राइट। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाउ देयर इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टू टर्म्स। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n factor into molarity, n factor into molarity। so these are very very important terms, please take care of these things, okay। all terms are finished now। to see some type of numericals which can come in the exam, suppose we have to calculate the molarity of pure water and density is given, okay। so nothing is mentioned here, तो suppose करो कि we are having, suppose we are having 1000 ml of water because we are using every time 1 liter of the solution, okay। तो लिख लो mass of 1000 ml of water, mass of 1000 ml of water that is equal to 1000 into 1। डेंसिटी किसके है? बराबर 1 के बराबर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या था? वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या होगा? देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वी आर हैविंग डेंसिटी, वी आर हैविंग वॉल्यूम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे 1000 ग्राम आ गया। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ वाटर इज 18, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 55.5 मोल्स। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास? 55.5 मोल। वॉल्यूम हमारे पास लीटर में है। वॉल्यूम कितना था हमारे पास? 1000 ml विच इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 से इसको डिवाइड कर दिया तो वी आर हैविंग 55.5 मोलर वाटर, राइट।
Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today in this video we are going to take the another part of solution chapter, and basically we are going to start about the solubility. Okay, solubility. What is solubility? In general terms, whenever we put anything in the water, मान लो हमारे पास सॉल्वेंट है, वाटर है, एंड आई एम गोइंग टू ऐड सम सल्यूट इन इट, तो ये सल्यूट यहाँ पे कितना डिसॉल्व होगा, कितना यहाँ पे घुलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी. ओके, सॉल्युबिलिटी. तो यहाँ पे दिस इज द सॉल्युबिलिटी. बट यहाँ से हमने पढ़ना क्या है? वी हैव टू नो मोर अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी गैस की अगर आपने सॉल्युबिलिटी देखनी है इन द लिक्विड, तो वो किससे हम देखते हैं? वी कैन डिनोट दीज टर्म्स विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ. हेनरी था जो उसने ये बताया कि हमारे पास जब भी किसी गैस को आप लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस with increase in partial pressure of gas. pressure भी लिखा हुआ हो सकता है, partial pressure of a gas. Henry said that the solubility increases with increase in pressure or partial pressure of a gas. ये एक्सप्रेशन हेनरी ने दिया था. ये इक्विलिब्रियम में भी आप पढ़ते हो यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेस, अगर वेपर फेस में अगर आपसे कोई पूछ ले तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर मैं हटाऊं तो कांस्टेंट लगता है. इट इज KH इंटू एक्स. एक्स इज द मोल फ्रैक्शन. अब KH H जो है दैट इज द हेनरी कांस्टेंट. हेनरी कांस्टेंट. तो हेनरी के अकॉर्डिंग जब भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर जो पार्शियल प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा. ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. और अगर यहाँ से कोई पूछ ले कि अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें फिर क्या बनेगा? प्रेशर इंक्रीज करने से तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बट टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म और यहां से क्वेश्चन पूछा गया है जेईई में. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ठीक है, नाउ ये आपका हो गया. ठीक है, अब हमारे पास ना यहाँ पे फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है, या फिर हमारे पास जो गैस है जो आप डिसॉल्व कर रहे हो लिक्विड्स में, तो उसको ना हम एक कांस्टेंट की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. यू कैन रिप्रेजेंट दैट टर्म इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. जब भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो वो किस टर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. तो ये होती क्या है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट? इट इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन ml that can be dissolved by 1 ml of liquid solvent at temperature of experiment at 1 atmospheric pressure. जब भी हमने किसी गैस को पानी में मिक्स किया उस टाइम जो गैस का वॉल्यूम था that can be dissolved by 1 ml of liquid solvent, तो उस टाइम लिया क्या आपने लिक्विड? 1 ml. ठीक है, वॉल्यूम जितना आपने डिसॉल्व किया, कितने में डिसॉल्व किया? 1 ml ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट. और टेम्परेचर वो देखना है आपने साथ में. और जिस भी एक्सपेरिमेंट में जो आप कर रहे हो जिस टाइम पे ये मिक्सिंग, उस टाइम को टेम्परेचर आप नोट कर लो. और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो इस अल्फा से इसको लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू V बाय कैपिटल V एंड P. Here small v is the volume of gas dissolved, जिसको हमने डिसॉल्व किया है. ठीक है, और जो कैपिटल V है इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो गैस को आप. ठीक है, और P जो होगा दैट इज प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस.
ठीक है, इन एटमोस्फियर। अब ये वैल्यू है ना जो वो डिपेंड करती है हमारे पास 2-3 फैक्टर्स पे। वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेट अस डिस्कस वन बाय वन, बिकॉज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। अब हमारे पास कौन सी गैस लिक्विफाई हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, वो डिपेंड करता है उनकी नेचर पे। ठीक है, लिख लो ये, गैस विच कैन बी इजीली लिक्विफाइएबल, जो इजीली लिक्विफाइएबल हो जाएगी, हमें पता है दैट आर मोर सॉल्युबल। ठीक है, तो ये तो अंडरस्टूड टर्म है कि जो लिक्विफाई हो गई दैट आर मोर सॉल्युबल। ठीक है, जैसे एग्जांपल लूं मैं CO2 का। CO2 जो है हमारे पास दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। पानी में अगर इसको घोलते हो आप तो वो बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अगर इसको पानी में करोगे डिसॉल्व तो ये फटाफट हो जाएगी, बट अगर आप सोचो कि आप इनमें इसको कर लो, ठीक है, O2 को डाल दो पानी में या फिर हाइड्रोजन को डाल दो पानी में, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी डिसॉल्व एट दैट एक्सटेंट। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हमारे पास सेकेंड टर्म आती है टेम्परेचर की। सेकेंड टर्म इज टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास आपको देखना पड़ेगा साथ में कि क्या होता है। अब देखो सॉल्युबिलिटी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, सॉल्युबिलिटी जर्नल डिक्रीजेस व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर। क्लियर, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज प्रेशर। प्रेशर का भी आपने बात कर लिया, ये हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे पास जब भी आपने इसकी सॉल्युबिलिटी करनी है गैस की इन द लिक्विड, दैट इज मास जो है गैस का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और दैट इज Kp। ये होता है हेनरी लॉ। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में भी आप पढ़ते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और यहाँ से आप ना एक ऐसा भी बना सकते हो, अगर आपको कंपैरिजन दे दिया जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल में सीधी चीज नहीं देते, अगर कंपैरिजन बोला है किसी भी चीज का तो आप क्या करोगे, M1/M2 दैट इज इक्वल टू P1/P2। यहाँ से ये रिलेशनशिप भी बन सकता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो आती है हेनरी लॉ की एप्लीकेशन। हेनरी लॉ की ना एक एप्लीकेशन है जो इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो। हाई एल्टीट्यूड, ओके, इन द केस ऑफ हाई एल्टीट्यूड कंडीशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी वेरी लो। और अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो होता है तो उससे क्या होता है, इट लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ठीक है, ब्लड में भी उसकी कंसंट्रेशन को वो लो कर सकता है जो पीपल वहां पे रहते हैं। ठीक है, अब लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज ब्लड दैट इज डेवलपिंग एनॉक्सिया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिजीज एनॉक्सिया। ठीक है, जिसमें वो ना तो प्रॉपरली, इट इज condition where they are unable to think and act properly। मीन्स ऐसा नहीं है कि उनको सांस नहीं आ रहा, वो रहेगा, बट उनकी जो पावर है थिंकिंग की और अपनी उसके अकॉर्डिंग उसको एक्ट करने की पावर दैट इज नॉट सो गुड। तो एनॉक्सिया इज द कंडीशन। क्लियर, यहां से आप क्या कर सकते हो, एक हमारे पास और है जो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स होती हैं। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स, ठीक है, उसको हाई प्रेशर पे सील किया जाता है। हाई प्रेशर पे हम उसको क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। क्यों करते हैं हाई प्रेशर पे, टू इंक्रीज, अब ध्यान से देखना, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, जब आप ओपन करते हो तो एकदम से आवाज आती है और जो है कोल्ड ड्रिंक वो बाहर निकलती है। वो क्यों निकलती है, क्योंकि उसको हाई प्रेशर पे सील किया जाता है, CO2 डिसॉल्व की जाती है उसमें, और प्रेशर अगर इंक्रीज किया गया है तो हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। हेनरी लॉ यही बताता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हेनरी लॉ। हेनरी लॉ पे क्वेश्चन आ सकता है, सीधा सीधा न्यूमेरिकल आ सकता है, तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको एक्ट कर लेना है। सीधी इसकी वैल्यू दी गई है। सपोज करो कि आपको कुछ ऐसा दिया जाए पेपर में कि कैलकुलेट करो आप, तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द सॉफ्ट ड्रिंक। कंसंट्रेशन हमने CO2 की नोट आउट करनी है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है बेसिकली, दैट इज बबल्ड एट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2
of 4 atmosphere over the liquid at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी पानी में या कुछ सॉफ्ट ड्रिंक में, लिक्विड में हमने CO2 को डाला, पार्शियल प्रेशर उस टाइम प्रेशर था दैट इज 4 एटमोस्फियर। और क्या पूछ रहा है, हेनरी कांस्टेंट भी दे दिया और कंसंट्रेशन पूछ रहा है हमसे बेसिकली। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, या हम लिख देते हैं मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P जो गैस का है, दैट इज इक्वल टू Kp। K जो है हमारे पास दैट इज द हेनरी कांस्टेंट। तो दिस इज द concentration, K की वैल्यू दैट इज 3 इंटू 10⁻², इट इज गिवन। P पार्शियल प्रेशर इट इज गिवन। तो आपको दिया गया होगा सब कुछ। अगर हेनरी लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है तो एवरीथिंग इज गिवन, जस्ट यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, दिस इज अ सो सिंपल फॉर्मूला। और अगर ऐसा आ जाता है तो वो 1 मार्क फ्री के नंबर है। ठीक है, तो यहां से आप एक एक्सप्रेशन जैसे मैंने यहां से आपको बना के दिखाया था m1 m2 दैट इज इक्वल टू p1 p2, तो यहां से आप एक क्वेश्चन और बना सकते हो, s1 डिवाइडेड बाय s2 दैट इज p1 अपॉन p2। तो यहां से भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट टर्म इज द रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ की डेफिनेशन में बहुत ज्यादा एक्सटेंड में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे को सिर्फ उतना करवाना है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम इज वेरी वेरी लेस। तो रॉल्ट लॉ क्या बोलता है, पहली बात तो ये याद रखो, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वोलाटाइल लिक्विड। अगर कहीं नॉन वोलाटाइल लिक्विड आपको मेंशन है तो वो रॉल्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेशन अगर शॉर्ट में बताई जाए तो ये है कि जब भी हम 2-3 वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो पार्शियल प्रेशर जो होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, देखो कि अगर मान लो मेरे पास A एंड B दो कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है A का दैट इज इक्वल टू PA0 एंड XA, और PB का क्या केस बनेगा, दैट इज PB0 XB। तो यहाँ पे टर्म्स देखो आप, PA0 और PB0 उसका क्या मतलब है, दैट इज द वेपर प्रेशर इन प्योर कंडीशन। प्योर सॉल्वेंट की कंडीशन जब है, जब उन्होंने इंटरमिक्सिंग नहीं की हुई, आपस में वो मिक्स नहीं हुए, इंडिविजुअल कंटेनर में थे, तो ए का जो वेपर प्रेशर था, ठीक है, वो PA से लिख दिया, दैट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर, और दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक है, और यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है PA एंड PB दैट इक्वल टू टोटल प्रेशर। अगर टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना हो, दोनों को आप प्लस करोगे, एंड दिस इज इक्वल टू PA0 XA प्लस PB0 XB, राइट। और हमें ये पता है XA एंड XB मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, XA XB, दिस इज द मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन हमेशा कंपोनेंट्स की के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक। उसके बाद रॉल्ट लॉ का टॉपिक यहाँ से कंप्लीट है। यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि सपोज करो हमारे पास ऐसा कुछ है, मैं लिख दूं y1 y2, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। तो दीज आर द मॉलिक्यूलर फोर्सेस इन वेपर फेस। वेपर फेस में कितनी मॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रही हैं उसको मैंने y1 y2 से लिख दिया। तो यहाँ पे अब P1 अगर आपने निकालना है तो दैट इज y1 इंटू P टोटल, जितना प्रेशर आपने कैलकुलेट किया था। P2 अगर निकालना है तो दैट इज y2 इंटू P टोटल। ओके, तो दिस इज अ स्मॉल टर्म। ओके, नेक्स्ट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस, hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. In this video we are going to take the next part of the solution chapter, that is the ideal solution. ठीक है, what is ideal solution? आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो रॉल्ट लॉ को ओबे करते हैं, दे ओबे रॉल्ट लॉ। ठीक है, दे ओबेज रॉल्ट्स लॉ। सपोज करो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट हैं A एंड B। यहाँ पे A में AA इंट्रैक्शंस हो रही हैं, प्योर स्टेट में है क्योंकि इसको मिक्स नहीं किया। यहाँ पे BB इंट्रैक्शंस हैं, बट जब भी हमने इसको मिक्सिंग कर दी, मिक्सिंग के बाद व्हाट वी आर हैविंग AB। AB में अब किस तरह की इंट्रैक्शंस होगी, AB इंट्रैक्शंस। समझे आप, जब प्योर स्टेट में है तो यहाँ पे सिर्फ इनकी अपने ही काइंड के एटम्स के साथ क्या होंगी, इंट्रैक्शंस। तो यहाँ पे अगर हमारे पास AA interactions that is nearly equal to
AB interaction and that is approximately equal to BB. तो अगर ऐसा कुछ है तो that solution is known as ideal solution. ठीक है, तो अगर ये इक्वल रहते हैं तो वो क्या बनेगा, आइडियल सोल्यूशन. यहां से जो याद करने वाली चीज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग. वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग डेल्टा V दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ चेंज नहीं आया, इक्वल ही रही सारी इंटरेक्शंस. इंथैल्पी है जो हमारे पास, इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग दैट इज डेल्टा H मिक्सिंग है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0. डेल्टा S जो है मिक्सिंग का दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा G, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज लेस देन 0. दीज आर द 4 कंडीशन which is shown by ideal solutions which obey Raoult law. और कब obey करेंगे, जब इनकी तीनों की इंटरेक्शंस जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहे, राइट. नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन आइडियल सोल्यूशन. नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा, जो इंटरेक्शंस दी गई हैं दैट आर नॉट इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पंगा होगा. तो वो क्या है, पहली बात तो ये रॉल्ट लॉ को फॉलो ही नहीं करते, दे आर नॉट ओबेइंग द रॉल्ट लॉ. और यहाँ पे जो हमारे पास है ना कि अगर ये इंटरेक्शंस एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये आइडियल बिहेवियर भी शो नहीं कर रहा, तभी इसको हमने क्या बोला, नॉन आइडियल सोल्यूशन. तो यहाँ पे ना होती हैं डेविएशंस, ठीक है, कि ये आइडियल बिहेवियर से क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है. अब ये डेविएशन हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं, या तो हो सकती है वो पॉजिटिव डेविएशन और या फिर हो सकती है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन. ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या चीज है, पहली बात तो यहाँ पे आप याद रखोगे जो AB इंटरेक्शंस हैं दैट आर लेस देन AA एंड BB इंटरेक्शंस. ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि मिक्सिंग के बाद वाली जो इंटरेक्शंस है वो हमारे पास कम होंगी. अगर ये कम होंगी तो इट इज शोइंग अस पॉजिटिव डेविएशन, और अगर ऐसी कंडीशन हो कि AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन दैट आर लेस देन AB, then but we are having the kind of negative deviation. तो यहाँ पे ना हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अगेन याद रखनी है कि अगर हमारे पास यहाँ पे डेल्टा H मिक्सिंग दैट इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा V मिक्सिंग दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. कैसे याद करोगे, पिछले में हमारे पास 0 के इक्वल था और ये यहाँ पे 0 से ग्रेटर हो गए. उसके बाद डेल्टा G मिक्सिंग जो है दैट इज नेगेटिव इन दिस केस, और डेल्टा जो S मिक्सिंग है यहाँ पे दैट इज पॉजिटिव. तो दिस इज द थिंग. ठीक है, अब नॉन आइडियल सोल्यूशन में एग्जांपल्स आप लिख सकते हो इथेनॉल प्लस एसीटोन का एंड CS2 प्लस एसीटोन. इसके साथ मैं आपको एक टेबल देती हूँ जिससे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कभी भी इसको गलत नहीं करोगे कि आइडियल सोल्यूशन है या नॉन आइडियल. तो इस इज अ काइंड ऑफ ट्रिक. ओके, तो जो हमारे पास ये वाला है ये तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है. नॉन आइडियल सोल्यूशन में नेगेटिव वाले में आप याद कर सकते हो दो सिंपल एग्जांपल, फिनोल प्लस एनिलीन का, ये NCERT में दिया गया है, एंड क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन. मींस +1-2 की जर्नल जो स्टडी वाली बुक है वहां पे ये 2-2 3-3 एग्जांपल ही आपको दिए जाते हैं, राइट. तो दिस इज द थिंग. अब यहाँ पे ना हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बचती है, मैं बताती हूँ कि उसका चार्ट क्या है. पहले दिस इज द चार्ट, ठीक है, जिससे आपने क्या करना है, ये याद रखना है कि हमारे पास कौन सा आइडियल सोल्यूशन है, विच वन इज अ नॉन आइडियल सोल्यूशन, विच इज शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन एंड विच इज शोइंग द नेगेटिव डेविएशन. पेपर में सीधा पूछा जाता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन गलत करके आते हैं बिकॉज इतना नहीं होता उनको याद. तो आप लोगों ने कैसे याद करने, सभी बच्चों को ये चार्ट याद हो. कैसे याद होगा, रट्टा नहीं मारना. आप लोगों ने ना देखो आइडियल सोल्यूशन के केस में तो पहले इस चीज को देखना है आपने कि हमारे पास ना कोई एक चीज सेम होगी, दोनों में से कोई एक चीज सेम होगी. जैसे ब्यूटाइल ब्रोमाइड, हेयर ब्यूटाइल इज देयर, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ब्यूटाइल इज सेम, वन कंपोनेंट शुड बी सेम. इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, तो ओके, इथाइल इज कॉमन. क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन इज कॉमन. हेक्सेन, हेप्टेन, बोथ आर एन मींस अल्केन्स आर देयर. तो दिस इज अ काइंड ऑफ आइडियल सोल्यूशन जिसमें से वन कंपोनेंट आपको सेम मिलेगा, जैसे दोनों अल्केन दे दिए या अल्कीन दे दिए. दिस इज द थिंग. ओके, now non-ideal solution which is showing the positive deviation. पॉजिटिव डेविएशन जो हमारे पास है, दीज आर द लिस्ट, जैसे मिथेनॉल वाटर, इथेनॉल वाटर,
methanol CCl4, ethanol cyclohexane, acetone CS2, acetone ethanol, CCl4 toluene. तो this is the पेयर विच इज शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन, और ये वाले सभी नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब यह बात ये है कि आपको कैसे याद रहेगा। देखो जो पॉजिटिव डेविएशन है वो कौन करता है, मोस्टली अल्कोहल्स, CH2 CCl4। सी मोस्टली अल्कोहल्स आर देयर, अल्कोहल इज देयर, अल्कोहल इज देयर, अल्कोहल इज देयर, CH2 is there, alcohol is there, CCl4 is there। ओके, तो मोस्टली जिसमें भी आपको इथेनॉल, मिथेनॉल या अल्कोहल मिले, CH2 मिले, CCl4 मिले, तो आपने उस ऑप्शन पे टिक कर देना है कि इट इज शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में आपको जो मिलेंगे मोस्टली एसिड्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऑल्दो इट इज नॉट इन एवरी केस, ठीक है, कई बार कोई एक्सेप्शन भी आ जाती है, बट 99% दिस ट्रिक इज हेल्पफुल। ओके, तो दिस इज देखो, this is the halogen acid, this is the nitric acid, formic acid, acetic acid। okay, so this option is an exceptional case, I am marking star on it। again acid is there। okay, so these are the chart which you have to रिमेंबर ट्रिक वाइज। ओके, रट्टा नहीं मारना, ट्रिक वाइज याद रखना जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, तो नाउ यहाँ से एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, तो वी आर डूइंग वन क्वेश्चन कि इन विच पेयर शो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है विच शो पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम रॉल्ट लॉ। तो आपने कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, सीधा ऑप्शंस। ठीक है, आपने सिर्फ ऑप्शंस चेक करने हैं और जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं उसी को रिमेंबर करना है। वी आर हैविंग वाटर हाइड्रोक्लोराइड मिक्सचर, we are having acetone and chloroform CCl4, and we are having water and nitric acid। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में, नेगेटिव में तो मैंने बताया था कि एसिड होना चाहिए। इन द केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन हमने बात की थी हमारे पास अल्कोहल हो, हमारे पास CS2 हो या फिर CCl4 हो। ठीक है, तो चेक द ऑप्शन, हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, CCl4। तो दिस पेयर इज शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट्स लॉ, एंड दिस इज द हेलोजन एसिड, दिस इज द हेलोजन एसिड, तो ये हमारे पास नेगेटिव करेंगे, दिस इज नॉट कमिंग इन द पॉजिटिव डेविएशन। ओके, तो दिस इज अबाउट द पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन।